जय हिंद। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं आयुष आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके परिवार एग्जाम विद्यालय पर। सबसे पहले तो साथियों आपसे हाथ जोड़ के मैं क्षमा चाहता हूं कि हम लोगों ने आपको 22 तारीख को एक वीडियो बनाकर एक इन्फॉर्मेशन दी थी कि हम 28 अक्टूबर से आपके लिए लगातार वीडियो लाना शुरू कर देंगे। लेकिन आपको आकाश सर ने एक वीडियो बना के इन्फॉर्मेशन दी थी कि उनका एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से हम क्लासेस को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे और हम सेटअप भी हमारा जो है थोड़ा डिले से बना, मतलब देरी से बना था। और अकेला मैं ये सारा सेटअप नहीं कर पा रहा था क्योंकि आकाश सर की तबीयत ठीक नहीं थी, उनका एक्सीडेंट हुआ था और मैं अकेला ये सारी चीजें मैनेज नहीं कर पा रहा था। तो इसलिए हमको लगभग 20-22 दिन का समय लग गया। तो इसलिए आपसे एक बार फिर से हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ इस देरी के लिए। लेकिन आज से आपकी जो वीडियो आना शुरू होगी वो कंटिन्यू वे में रहेगी। आपको लगातार वीडियोस मिलना शुरू हो जाएंगे आज से और बीच में कोई गैप नहीं होगा। अगर तो कोई गैप होता भी है तो आपको उसके लिए इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, हमने 22 तारीख को आपको जो वीडियो बनाई थी उसमें कहा था कि हम जीएस की एक सीरीज लेके आएंगे और आपको बड़ा ही डीप तरीके से यानी कि डिटेल से जीएस कंप्लीट कराएंगे। ठीक है, लेकिन उसके बाद में क्या हुआ, 27 या 28 अक्टूबर को एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आता है। उस नोटिफिकेशन में कहा गया कि आपका एग्जाम जनवरी में होगा। अब देखो भाई, जनवरी में अगर आपका एग्जाम होगा तो आपको सारे सब्जेक्ट डिटेल से कवर कराना तो पॉसिबल नहीं है। इसलिए मैंने क्या सोचा है कि आपको हम शॉर्ट वे में और उतना ही कंटेंट प्रोवाइड कराएं जो आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए सफिशिएंट है। ठीक है, तो हम आपके लिए स्लाइड बना बना के आपको हर वीडियो में जल्दी जल्दी आपका सिलेबस कवर कराएंगे ताकि एसएससी जीडी 2022 का जो एग्जाम होने वाला है जनवरी में, वहां तक हम आपका काफी हद तक सिलेबस कवर करा सके। तो आज हमारी पहली क्लास है पॉलिटी की। पॉलिटी की पहली क्लास में हम बेसिक इंट्रोडक्शन आपको बताएंगे पॉलिटी का। ठीक है, उसके बाद में हम अगली क्लास में इसका सिलेबस डिस्कस करेंगे और फिर अगली वीडियो से हम उसका सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। तो देखिए आज हम अपनी क्लास को शुरू करने जा रहे हैं, तो चलिए आगे टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने अपने पीछे यहाँ पर एक स्लाइड बनाई हुई है, भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान। ये आपका पूरा एक पॉलिटी का बेसिक इंट्रोडक्शन है, इसमें कोई सिलेबस की चीज नहीं है। मतलब अगर आप किसी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं तो आपको इतना तो पता होना चाहिए कि पॉलिटी आखिरकार है क्या। ठीक है, देखिए भारतीय राज्य व्यवस्था और संविधान यानी कि इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले इसकी बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है। देखिए कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें, संविधान की बात करें, तो ये अपने आप में एक सैद्धांतिक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। बात थोड़ा समझ में नहीं आई होगी कि सैद्धांतिक पक्ष क्या होता है, अभी समझ में आ जाएगा। दूसरी भाषा में बोले तो संविधान नियम कानूनों का लिखित ग्रंथ है, यानी कि संविधान एक ऐसी किताब है जिसके अंदर नियम और कानूनों को लिखा गया है और सरकार इसी के दायरे में काम करती है। यानी कि संविधान के अंदर जिन नियम कानूनों को लिखा गया है, सरकार उन्हीं नियमों के अंदर काम करेगी। समझ में आया? एक प्रकार से संविधान सरकार को कंट्रोल कर रहा है क्योंकि संविधान में नियमों को लिखा गया और उन नियमों से अलग हटके सरकार काम नहीं कर सकती। तो एक बात तो ये हो गई कि संविधान एक किताब है नियम कानूनों की। दूसरी बात ये हो गई कि वो सरकार को अपनी मनमर्जी करने से रोकता है, क्योंकि अगर आपने उन नियमों के अलग जाकर कोई काम किया तो वो संविधान का उल्लंघन माना जाएगा और वो काम अवैध माना जाता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसको सैद्धांतिक पक्ष बोलते हैं क्योंकि ये उन नियम कानून और सिद्धांतों को बताता है जिसके हिसाब से देश को चलाया जाता है। इसलिए ये अपने आप में एक सैद्धांतिक पक्ष हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा संविधान का एक हल्का सा बेसिक इंट्रोडक्शन। अगर मैं बात करूं भारतीय राज्य व्यवस्था, तो भारतीय राज्य व्यवस्था ये व्यावहारिक पक्ष को रिप्रेजेंट करता है। थोड़ा ये भी समझ में नहीं आया होगा कि व्यावहारिक पक्ष क्या होता है, तो मैंने इसको राज्य व्यवस्था को यहाँ पर दो पार्ट में डिवाइड किया है, राज प्लस व्यवस्था, यानी शासन करने की व्यवस्था। तो हमारी जो पॉलिटी है वो हमको शासन करने की व्यवस्था के बारे में बताती है। दूसरी भाषा में बोले तो संविधान के अंदर जिन नियमों कानूनों का जिन नियम कानूनों को लिखा गया है उसको कैसे इंप्लीमेंट करना है ये हमको राज व्यवस्था के अंदर बताया गया है। नियमों के बारे में जानकारी कहाँ मिलेगी? संविधान के अंदर, क्योंकि संविधान एक किताब है और उस किताब के अंदर नियम है।
ठीक है, और उन नियमों को किस प्रकार से इंप्लीमेंट करना है किसी भी काम को करने के लिए, वो जानकारी हमको देता है राज व्यवस्था। इसीलिए हमको जो है राज व्यवस्था, पॉलिटी, शासन करने के बारे में बताता है। अब अगर हम संविधान के नियमों को इंप्लीमेंट करेंगे, कहीं पर लागू करेंगे, तो समस्या का समाधान ही उससे किया जाएगा ना भाई। अगर हमको कहीं पर भी कोई समस्या है तो उन समस्याओं का समाधान करने के लिए हमको कार्य करने पड़ेंगे, और वो कार्य किसी न किसी नियमों के तहत होंगे। तो नियम हमको मिले संविधान से, उस नियम को लागू करने की जो हमको प्रक्रिया मिली पॉलिटी से। इसीलिए हम पॉलिटी के तहत समस्याओं का समाधान करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक नॉलेज हो गई होगी कि संविधान क्या होता है एक्चुअल में, और राज व्यवस्था क्या होती है। दोनों का अपना अलग अलग कार्य है, ठीक है। अब बात आती है इसके आगे। अगर कहीं, देखिए बात सुनिए, अगर संविधान हमको नियमों और कानूनों की जानकारी दे रहा है, ठीक है, तो संविधान किसी ना किसी देश के अंदर ही लागू होता होगा। जाहिर सी बात है कि कोई ना कोई तो देश होगा जहां पर संविधान लागू होगा। तो अगले पॉइंट में मैंने क्या बोला है कि ये देश आखिरकार क्या होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है कि देश की कोई परिभाषा नहीं होती है। अब आगे आपको ये पॉइंट आ जाएगा कि देश को हम इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। जब देश की अपनी कोई परिभाषा ही नहीं है तो देश को हम इंटरनेशनल लेवल पर किस नाम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैंने उसके दूसरे पॉइंट में लिखा हुआ है राज्य। मैंने इसके दूसरे पॉइंट में क्या लिखा हुआ है, राज्य, यानी कि देश को हम राज्य से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और राज्य की अपनी एक परिभाषा भी होती है, और उस परिभाषा के कितने एलिमेंट हैं, 4 एलिमेंट हैं। यानी कि अगर कोई एरिया अगर स्टेट कहलाएगा तो उसके लिए 4 एलिमेंट कंपलसरी हैं। कौन कौन से, देखिए। सबसे पहले वहां पर खुद की अपनी एक जनसंख्या होनी चाहिए, पहला एलिमेंट। उसके बाद में वहां पर अपनी एक सरकार, उसका अपना एक क्षेत्र होना चाहिए, एक एरिया होना चाहिए। और उसके बाद में क्या है, वहां पर खुद की अपनी एक सरकार होनी चाहिए। और चौथा पॉइंट है कि वो संप्रभु भी होना चाहिए। यानी कि अगर किसी एरिया को इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंट करना है तो स्टेट से रिप्रेजेंट करेंगे, और स्टेट कहलाने के 4 एलिमेंट हैं। जनसंख्या होनी चाहिए, खुद का एक एरिया, खुद की एक सरकार, और वो सरकार संप्रभु भी होनी चाहिए। अभी संप्रभु क्या होता है, देखिए। संप्रभु का मतलब होता है कि कोई ऐसी सरकार जो अपने फैसले अपने आप ले सके, किसी और के दबाव में कार्य ना करे। इसका एक एग्जांपल आपको देता हूं कि हमारा जो पड़ोसी देश है चाइना, उसने तिब्बत पर 1959 में कब्जा कर लिया है। हालांकि तिब्बत एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर अपनी एक सरकार भी है, लेकिन वो सरकार क्या है, संप्रभु नहीं है। इसीलिए तिब्बत को इंटरनेशनल लेवल पर कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाता है, क्योंकि उसके लिए 4 एलिमेंट है जिसमें से संप्रभु वहां पर नहीं है। इसलिए तिब्बत को हम इंटरनेशनल लेवल पर रिप्रेजेंटेशन नहीं दे पाते हैं। अब उसके बाद में अगला पॉइंट है, हमने अपने संविधान को 4 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। सबसे पहला पार्ट है भाग। हमारे संविधान में जो भाग है उनकी संख्या 22 है। उसके बाद हमने उसको बांटा है आर्टिकल्स में। भागों को हमने आर्टिकल्स में बांटा हुआ है, तो 395 से अधिक हमारे आर्टिकल हैं। उसके बाद में हमने इसको शेड्यूल्स में बांटा हुआ है, और स्रोत, यानी कि हमने संविधान के किन किन चीजों को कहां कहां से अडॉप्ट किया है वो सारी जानकारी। तो संविधान को हम इन 4 पार्ट में ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर बात की जाए तो भारत अपना एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश का मतलब होता है जहां पर जनता का शासन होता है। सरकार जनता के द्वारा बनाई जाती है, जनता के द्वारा हटाई जाती है। उस देश को कहा जाता है लोकतांत्रिक। और उस लोकतांत्रिक देश में भी भारत जो है संघात्मक संसदीय व्यवस्था वाला देश है। संघात्मक संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है कि जहां पर पावर्स को 2 तरह से डिवाइड किया जाता है। यानी कि कुछ पावर केंद्र सरकार को दी जाती है और कुछ पावर राज्य सरकार को दी जाती है। उसी को बोलते हैं संघात्मक व्यवस्था, यानी कि शक्तियों का विभाजन 2 जगह पे होता है, केंद्र और राज्य में। जब हम संविधान की विशेषता पढ़ेंगे तो उस बारे में भी इसको डिटेल से डिस्कस करेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब हमारा संविधान किसी देश में लागू हो गया,
इतना हम जान गए कि देश की परिभाषा क्या होती है और देश को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब हमारा अगला पॉइंट है शासन प्रणाली। यानी कि अगर हम पूरे ओवरऑल वर्ल्ड की बात करें तो हर देश में शासन चलाया जाता है भाई किसी न किसी प्रकार से। तो शासन प्रणाली टोटल दो प्रकार की होती हैं, या तो किसी देश के अंदर लोकतंत्र होगा या फिर उस देश के अंदर राजतंत्र होगा। लोकतंत्र या राजतंत्र, तीसरा कोई पार्ट नहीं होता है। तो लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि वहां पर एक संविधान होगा। दूसरा पॉइंट क्या है, वहां पर एक सीमित सरकार भी होगी। तीसरा पॉइंट क्या है, वहां पर विधि का शासन होगा। यानी कि अगर किसी देश में लोकतंत्र है तो वहां पर ये तीन पॉइंट तो होंगे ही होंगे। अगर हम बात करें राजतंत्र की तो राजतंत्र में संविधान हो भी सकता है और नहीं भी। ठीक है, लोकतंत्र में संविधान होगा कंपलसरी है, लेकिन राजतंत्र में संविधान हो भी सकता है और नहीं भी। दूसरा पॉइंट क्या है, यहां पर सीमित सरकार नहीं होती है और यहां पर विधि का शासन भी नहीं होती है। मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र यानी कि जनता का शासन, और राजतंत्र क्या होता है, जहां पर एक परिवार का शासन होता है। यानी कि अगर वहां पर सरकार चलती है तो उसका मुखिया एक तरीके से क्या होता है, कोई ना कोई किसी न किसी परिवार से रिलेशन रखता है। और यहाँ पर जो देश का मुखिया होगा वो जनता तय करती है, और राजतंत्र में जो देश का मुखिया है वो उनका परिवार तय करता है कि हमारा आगे वाला जो मुखिया है वो कौन होगा। मैंने आपको बताया कि संविधान होगा। देखिए इसमें क्या है, संविधान हो भी सकता है और नहीं भी। इसका मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि सऊदी अरब एक राजतंत्र देश है। वहां पर क्या होता है, एक परिवार का शासन चलता है, लेकिन वहां पर भी क्या है, संविधान है। उत्तर कोरिया, ठीक है, उत्तर कोरिया में भी क्या होता है, राजतंत्र है। वहां पर एक परिवार का शासन चलता है, लेकिन वहां पर भी संविधान है। और बहुत सारे राजतंत्र वाले देश ऐसे हैं जहां पर संविधान नहीं होता है। इसीलिए मैंने यहां पर लिखा है राजतंत्र में कि संविधान हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, सीमित सरकार और विधि का शासन। विधि का शासन का मतलब होता है कानून का शासन, मतलब यहाँ पर कानून का राज होगा, उसी को बोलते हैं विधि का शासन। ठीक है, अब ये पॉइंट उठता है कि सीमित सरकार क्या होती है। सीमित सरकार का मतलब होता है भैया कि एक संवैधानिक सरकार होगी। ठीक है, एक सरकार होगी संवैधानिक सरकार, जो सारे के सारे कार्य कैसे करेगी, संविधान के दायरे में रह के करेगी। ठीक है, और संवैधानिक सरकार में तीन पार्ट होते हैं अलग अलग। कौन कौन सा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। कार्यपालिका का मतलब होता है जो सरकार होती है ना, उसको बोलते हैं कार्यपालिका। तो कार्यपालिका का काम होता है कानून को लागू करना और नीतियां बनाना। यानी कि अगर संसद से कोई कानून बन के तैयार हो चुका है तो उसको लागू कराने की जिम्मेदारी होती है कार्यपालिका यानी सरकार की। और कोई आपको नए कानून बनाने हैं तो उसकी नीतियां भी क्या करती है, सरकार बनाती है। ठीक है, आगे आपका विधायिका। विधायिका का मतलब हो गया केंद्र में संसद और राज्य में विधानमंडल। ये क्या होती हैं, विधायिका होती हैं। संसद में आपकी लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, और राज्य में आपकी विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। ठीक है, तो विधायिका का काम क्या होता है, कानून को बनाना। यानी कि अगर सरकार ने किसी नीति को बना दिया है तो उस नीति को विधायिका जो है कानून बनाती है। अगला है हमारा न्यायपालिका। न्यायपालिका यानी कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यही हमारे सर्वोच्च स्तर पे होते हैं। केंद्र में सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट हो गया और राज्यों के अंदर जो है हाई कोर्ट होती है। ठीक है, न्यायपालिका का काम होता है कानून की जांच करना और मूल अधिकारों का संरक्षण या फिर संविधान का संरक्षण। ठीक है, देखिए मैं आपको इसमें एक बात बताना चाहता हूं। कार्यपालिका जो होती है उसका काम सिर्फ होता है कानून को लागू करना और नीतियां बनाना। अगर हम एक बात देखें कि तीनों अलग अलग पार्ट हैं, अगर तीनों में से कोई भी अपनी मनमर्जी चलाने की कोशिश करता है तो उसको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है, मैं अब इसको बताने वाला हूं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखिए, अगर कार्यपालिका यानी सरकार अपनी मनमर्जी करती है, मनमर्जी का मतलब होता है कि वो अपनी मर्जी से ऐसे कानून लेकर आती है जिसका जनता के भलाई से कोई लेना देना नहीं है, तो क्या सरकार को कंट्रोल किया जा सकता है? तो उत्तर होगा हाँ, किया जा सकता है। आपकी जो विधायिका है,
भाई सरकार कानून को बनाती नहीं है बल्कि कानून को लागू करती है, नीतियां बनाती है। लेकिन कानून को बनाने का काम किसका होता है? विधायिका का। अगर सरकार ऐसी कोई गलत नीति ले आती है जिसका जनता के साथ कोई लेना देना नहीं है, तो विधायिका उस नीति को रिजेक्ट करके क्या कर सकती है? सरकार को रोक सकती है कि भैया ये नीति गलत है, हम इसको पास नहीं करेंगे। अब बात उठती है कि भैया मान लो कि जिसकी सरकार है, अगर विधायिका ने भी उसी का सपोर्ट कर दिया, विधायिका ने भी अगर उसका सपोर्ट कर दिया और उसके नीति को कानून बना दिया, चाहे वो गलत क्यों ना सही, तो क्या अब विधायिका को कोई रोकने वाला नहीं है? तो उत्तर होगा है। अगर विधायिका ने कोई कानून बना दिया है, यानी गलत कानून बना दिया है, तो उसको न्यायपालिका रोक सकती है। यानी कि जिस कानून को बनाया गया है उस कानून की जांच न्यायपालिका कर सकती है। और अगर मूल अधिकारों का संरक्षण होता है या फिर संविधान का जो उल्लंघन होता है, उस प्रकार के कार्यों में भी न्यायपालिका अपना रोल निभाती है। तो देखो, सरकार को कंट्रोल किया विधायिका ने, विधायिका को कंट्रोल किया न्यायपालिका ने। अब तीसरा पॉइंट यहाँ ये आता है कि अगर न्यायपालिका ही मनमर्जी करने लग जाए, अगर न्यायपालिका मनमर्जी करने लग जाए, तो फिर न्यायपालिका को कंट्रोल कौन करेगा? तो उसको कंट्रोल करती है भैया विधायिका। यानी कि अगर कोई जज अपनी मनमर्जी से काम करता है या संविधान के हिसाब से कार्य नहीं करता, तो उस जज के खिलाफ संसद में क्या किया जाएगा? एक प्रस्ताव लाया जाएगा। और अगर वो प्रस्ताव विशेष बहुमत से पास हो जाता है, तो जज जो है अपनी कुर्सी से हट जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ? कार्यपालिका को कंट्रोल विधायिका करती है, विधायिका को कंट्रोल न्यायपालिका करती है, और न्यायपालिका को कंट्रोल विधायिका ही करती है। ठीक है, तीनों अपने अलग अलग कार्य करते हैं, लेकिन किसी भी गलत कार्य में तीनों एक दूसरे को कंट्रोल भी करते हैं। समझ में आया? कहने का मतलब क्या था कि तीनों के कार्य तो अलग अलग हैं, लेकिन तीनों एक दूसरे को क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि आप लोकतंत्र और राजतंत्र में फर्क समझ गए होंगे कि दोनों का फर्क क्या होता है। मैंने यहां पर एक लास्ट पॉइंट और लिखा हुआ है, संविधान। संविधान को हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को अपनाया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को अपनाया और 26 नवंबर 1949 को तो हमने इसको अपनाया था, लेकिन 26 जनवरी 1950 को लागू किया। देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय भाग की संख्या कितनी थी? 22, लेकिन अभी है 25, संख्या बड़ी है। उस समय आर्टिकल थे 395, अभी है 450, संख्या बड़ी है। उस समय अनुसूचियां थी 8, अब है 12, संख्या बड़ी है। इसका मतलब ये समझ में आता है हमको कि संविधान में हमने लगातार परिवर्तन किए हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों किया गया? तो जो संविधान हमारा होता है भाई, ये होता है अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, यानी कि समाज के अनुसार। जो संविधान है वो समाज के अनुसार होता है, और अगर समाज में कोई परिवर्तन होगा तो हमको संविधान में परिवर्तन हमें संविधान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि समाज के हिसाब से हमारा संविधान है। अगर समाज हमारा परिवर्तन हो रहा है तो हमको संविधान को भी परिवर्तन करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने नीचे लिखा भी हुआ है कि अकॉर्डिंग टू सोसाइटी, इसलिए समाज के हिसाब से संविधान में परिवर्तन किया जाता है। यानी कि जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था उस समय समाज कुछ और होगा, और 2022 आते आते संविधान में काफी परिवर्तन हुए, तो हम लोगों ने यहाँ भी परिवर्तन करके संविधान को परिवर्तित किया। ठीक है, तो भाई देखो, ये आपका एक बेसिक प्रोफार्मा था संविधान का। ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन था पॉलिटी का और कॉन्स्टिट्यूशन का। आप चाहें तो पहले आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि हम इसी प्रकार से स्लाइड बना बना के आपको सारा सिलेबस कवर कराएंगे, पॉलिटी का और ज्योग्राफी का, सॉरी इन दोनों का ही नहीं, सारे सब्जेक्ट्स का। ठीक है, देखिए माफ कीजिएगा, आज की हमारी क्लास सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी। इसी प्रकार से शॉर्ट वीडियो बना बना के हम आपको सारा सिलेबस कराएंगे सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो आप लगातार इस चैनल से जुड़े रहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है और लग रहा है कि कंटेंट हमारे एग्जाम से रिलेटेड है, तो आप वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं।
वरना आपकी मर्जी है, आप इसको डिसलाइक भी कर दीजिएगा अगर आपको चैनल पसंद ना आए या हमारा कंटेंट पसंद ना आए। तो इसी उम्मीद से अब हम आज आपसे विदा लेते हैं और अगली क्लास में आपसे मिलेंगे एक नए जुनून के साथ में, एक नए चैप्टर के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।